हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार कंपनी को डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत यंग कंपनी है और अपने सेक्टर की लीडर है, कहना चाहिए आपकी अपने सेक्टर की बेस्ट कंपनी है। तो आप इस कंपनी को ध्यान से देखिएगा। इस कंपनी का हम काफ़ी डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। इस कंपनी का नाम TCI एक्सप्रेस है। ये लीडर है एक्सप्रेस डिलीवरी में इंडिया में। आपको काफ़ी नाम सुना होगा, आप ये जानते होंगे इस कंपनी को, TCI एक्सप्रेस को। बट इस वीडियो में हम डिटेल में इसके बिजनेस मॉडल को समझेंगे, इसके फंडामेंटल पैरामीटर्स को स्टडी करेंगे, इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, इसके चार्ट्स को देखेंगे और इसका टेक्निकल एनालिसिस जिसको हम बोलते हैं वो भी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ये बहुत अभी इस यंग कंपनी है, काफ़ी इनोवेटिव कंपनी है और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है जिससे कि आप फर्दर जो स्टडी करेंगे उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी क्योंकि यहाँ से आप बिल्टअप कर सकते हैं। जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो इन्फॉर्मेशन के बाद आप फर्दर जो रिमेनिंग आप चाहते हैं फर्दर स्टडी करना तो उसमें काफ़ी आपको हेल्प मिल सकती है। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लगा, और अगर आप चाहते हैं कि कोई स्टॉक्स पे हम डिस्कशन करें या उस पर हम वीडियो बनाएं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमको बता सकते हैं। बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे कि जो भी नया वीडियो मैं पोस्ट करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिलेगा। ओके सर, तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस कंपनी का नाम TCI एक्सप्रेस है। तो इनका जो स्लोगन है आप देखिए स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं, मैंने इसकी वेबसाइट खोल के रखी हुई है, डिजाइन्ड टू एक्सप्रेस, बिल्ड टू डिलीवर। तो ये मतलब क्या है कि इस कंपनी का जो इनकी जो मोटिव है, इनकी जो पॉलिसी है, जो इनकी स्ट्रेटेजी है, तो वो क्या है, एक्सप्रेस डिलीवरी पे इनकी फोकस है। तो टाइम जो होता है एक्चुअली लॉजिस्टिक्स सेक्टर की में जो इम्पोर्टेंट जो की पॉइंट होता है वो होता है आपकी टाइम मैनेजमेंट, कि आप अपने जो आपका जो भी कार्गो होता है उसको आप कितने टाइमली कस्टमर तक कितना सेफली और टाइमली आप पहुंचा सकते हैं। तो ये जो कंपनी है ये इसमें लीडर है, ये एक्सप्रेस डिलीवरी में काफ़ी अच्छा ये काम कर रही है। तो ये इस टाइमली अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करते हैं और अपने कस्टमर्स को काफ़ी अच्छे तरीके से सर्विस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वेबसाइट में भी काफ़ी सारी डिटेल्स हैं, बट मैंने इसकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन खोल के रखी हुई है जिससे कि आपको कंप्लीट डिटेल इस कंपनी के बारे में मिलेगी। साथ में आपने देखा कि यहाँ पर जो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस कंपनी के, वो है मिस्टर चंदर अग्रवाल। ये काफ़ी यंग पर्सन है, अच्छे इनके मैंने काफ़ी वीडियोस भी देखे पहले। काफ़ी मुझे लगता है कि इनको काफ़ी अच्छा नॉलेज है, बहुत एनर्जेटिक पर्सन है और इंटीग्रिटी भी इनकी काफ़ी अच्छी दिखती है। तो इनके बारे में अगर हम थोड़ा जानना चाहें तो ये इन्होंने एक्चुअली जो कंपनी, इन्होंने अपनी पढ़ाई जो है वो ब्रेंट कॉलेज स्मिथफील्ड, तो ये US से इन्होंने ये पढ़कर आए हैं। उसके बाद इन्होंने TCI में समर इंटर्नशिप की और इसी कंपनी में ये एक तरह से बहुत सारे डिपार्टमेंट में इन्होंने काम किया, ऑपरेशंस में काम किया, लॉजिस्टिक में काम किया, मार्केटिंग में काम किया। तो देखिए ऐसा नहीं कि अगर हम मतलब फैमिली हमारा बिजनेस है तो हम जाकर सीधे ऊपर की टॉप पोजीशन ले लेंगे। तो इन्होंने धीरे धीरे इस कंपनी को समझा, पहले US से पढ़कर आए और वहां पर भी उन्होंने US में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इन्होंने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लिया था। किसमें? ट्रांसफ्रेट USA करके कंपनी है जो कि टोयोटा मोटर्स व्हीकल्स की ये लॉजिस्टिक कंपनी है, उसमें उन्होंने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लिया जिससे कि उनको काफ़ी अच्छा एक ओवरव्यू मिला कि किस तरीके से लॉजिस्टिक कंपनी काम करती है। फिर वो वहाँ से यहाँ पर रिटर्न हुए और उन्होंने अपने ही कंपनी में छोटे पोजीशंस पे बहुत सारे जो है डिपार्टमेंट्स में उन्होंने काम किया जिससे कि उनको काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिला कि लॉजिस्टिक सेक्टर की फंक्शनिंग क्या है। उसके बाद फिर आज ये इस कंपनी को एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर इस कंपनी को रन कर रहे हैं। इनके फादर जो है मिस्टर DP अग्रवाल, वो भी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है इस कंपनी में। चलिए, तो अभी हम इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझेंगे। इसके मैनेजमेंट को हम देख लिया, इसके बिजनेस मॉडल को भी हम नजर डाल लेते हैं जल्दी से। तो आप देख सकते हैं कि ये फास्टेस्ट एक्सप्रेस डिलीवरी कंपनी इन इंडिया है अनडाउटेबली। मुझे तो अगर आप पूछेंगे कि बेस्ट कंपनी लॉजिस्टिक में कौन सी है तो मैं तो सारे पैरामीटर्स में मुझे अगर एक ही कंपनी दिखती है तो वो TCI एक्सप्रेस है। तो यहाँ पर देखिए आप कि TCI एक्सप्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1996। तो ये एक डिवीजन, ये एक आपकी सब्सिडरी कंपनी है ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। ये स्पेशलाइज्ड क्या है? इन ऑफरिंग टाइम डिफाइंड सॉल्यूशंस विद फोकस ऑन Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज। तो एज ऑफ नाउ जो है इनका फोकस टिल डेट
वो टियर 2 और टियर 3 सिटीज में ज्यादा था। अब ये फोकस जो है वो थोड़ा सा अपना शिफ्ट कर रहे हैं टियर 1 सिटीज पर भी, क्योंकि वो एसएमएज और एमएसएमईज को टारगेट करना चाहते हैं। तो अभी तक उनका टियर 2 टियर 3 सिटीज में काफी अच्छा प्रेजेंस रहा है और टाइम डिफाइंड सॉल्यूशंस ये प्रोवाइड करते हैं। ईआरपी इनेबल्ड ऑपरेशन है, बार कोडिंग ऑफ पैकेजिंग, जीपीएस इनेबल्ड व्हीकल एंड सीसीटीवी सर्वेलेंस ऑल इंडिया। तो ये क्या है एक्चुअली, ये ईआरपी जो है, आप देखिए इसमें अगर आपको टाइम सेव करना है इस लॉजिस्टिक सेक्टर में, तो आपको आईटी इनेबल्ड जो फैसिलिटीज हैं, क्योंकि आपको ट्रैकिंग सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपको सॉर्टिंग सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपका कार्गो कहाँ मूव कर रहा है, एट प्रेजेंट किस लोकेशन पर है, कितने समय पे कहाँ पर पहुंचेगा, वहां से कहाँ पर डिलीवर करना है। तो ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है, और आपके पास लैक्स ऑफ कार्गोज हैं, तो वो बिना आप टेक्नोलॉजी के आप उस चीज को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो एक्सप्रेस डिलीवरी की जब हम बात करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी जो ट्रैकिंग सिस्टम है, आपका जो आईटी बैकअप है, वो 100% होना चाहिए, वो 100% फंक्शनल होना चाहिए, और वो स्टेट ऑफ आर्ट होना चाहिए, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इनके पास जो है वो ईआरपी इनेबल्ड ऑपरेशंस हैं, तो है ना, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जिसको बोलते हैं। फिर बारकोड रीडिंग जो है, हर पैकेज पे बारकोड रीडिंग होती है, जिससे कि आपको जो आपका जो पैकेजिंग होती है उसका नंबर होता है। फिर जीपीएस इनेबल्ड व्हीकल्स हैं, जिससे कि आप व्हीकल्स को ट्रैक कर सकते हैं कि एट प्रेजेंट क्या लोकेशन है, किस जगह तक पहुंच चुका है व्हीकल। और सीसीटीवी सर्वेलेंस है ऑल इंडिया। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सर्व्स 95% B2B कस्टमर, तो मतलब बिजनेस टू बिजनेस कस्टमर्स इनके ज्यादा हैं। जो कि हम देखते हैं कि जैसे कभी लॉजिस्टिक सेक्टर की बात करते हैं, तो लोग सोचते हैं कि जो आजकल ऑनलाइन ऑर्डर्स जो होते हैं, जो कि होम कस्टम फ्रॉम कंपनी टू कस्टमर, B2C जो होता है, बिजनेस टू कस्टमर, तो वो उसमें मार्जिन कम होते हैं एक्चुअली, क्योंकि छोटे छोटे आपकी डिलीवरी छोटे आइटम्स की होती है, तो उसमें जो लॉजिस्टिक कंपनी उसके मार्जिन इतने हाई नहीं हो पाते। बट इनका जो फोकस है वो 95% जो है वो बिजनेस टू बिजनेस है। तो इनका जो फोकस है कि हम हाई वैल्यू कार्गोस को डिलीवर करेंगे और इसमें अच्छे मार्जिन पे करेंगे। तो इनका वॉल्यूम से फोकस नहीं है, इनका मार्जिन पे फोकस है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो और 5% जो है वो B2C कस्टमर्स को डिलीवर करते हैं। The only express cargo company in India with own setup across nation। तो ये इनके एक चीज इसमें और इंटरेस्टिंग है कि इनके कोई भी सब्सिडरी नहीं है, मतलब इनके कोई भी फ्रेंचाइज मॉडल पे इन्होंने काम नहीं किया है। इनके जितने भी ऑफिसेस हैं वो खुद ही ओन करते हैं, वो सारे ऑफिसेस को खुद ही चलाते हैं। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1997 में इसका कमेंसमेंट हुआ था। अभी लोकेशन सर्व्ड जो है 40,000 है। कंट्री 202 कंट्री में इनकी प्रेजेंस है। कंटेनर व्हीकल्स जो है 5,000 है। एयर गेटवेज 24 है। कंपनी ब्रांच और सेटअप्स जो है वो 800 है। वर्कफोर्स 3,000 की है इनके पास, और सॉर्टिंग सेंटर्स जो है वो 28 है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आप, वाई टीसीआई एक्सप्रेस। तो एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है पहली चीज। तो ये बहुत सारी जो इनकी फ्लीट है वो ओन नहीं करते हैं, वो लीज पे लेकर चलते हैं। तो उससे क्या है कि जो आपका जो अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट होता है बिजनेस में, वो नहीं होता, वो काफी कम होता है। और लीज मॉडल में क्या होता है कि जो सामने वाला पार्टी है वो फ्लीट्स को ओन करती है और आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये एसेट लाइट बिजनेस मॉडल ये यूज करते हैं। उसके बाद हाई वैल्यू कार्गो, लो वॉल्यूम एंड हाई मार्जिन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये ज्यादा वॉल्यूम पे फोकस नहीं करते हैं, पर मार्जिन पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो B2B में आपके जो बड़े कस्टमर्स होते हैं उनके कार्गो की वैल्यू काफी हाई होती है, और ये बड़े कार्गोस को डिलीवर करते हैं और टाइमली डिलीवर करते हैं, और इस पे मार्जिन भी अच्छा लेते हैं। फिर नो फ्रेंचाइज ऑल ओन्ड बिजनेसेस, सॉरी ब्रांचेस। तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि फ्रेंचाइज इनकी नहीं है, सारे जो है वो सारे ओन ब्रांचेस हैं इनकी खुद की। लोअर कॉस्ट स्ट्रक्चर, तो मिनिमम कॉस्ट को ये मेंटेन करके चलते हैं। एपीआई बेस्ड बैक एंड टेक्नोलॉजी, तो इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो एपीआई बेस्ड है। कंटेनराइज्ड मूवमेंट, तो ये मूवमेंट्स को भी ट्रैक करते हैं। उसके बाद सुपीरियर कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, तो ये ठीक है। ये सारी चीजें ये इनकी क्वालिटी को इंक्रीज करती है इस कंपनी की। फिर ये इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए यहाँ पर कि जियोग्राफिकल फुटप्रिंट जो है इस कंपनी का वो काफी अच्छा है। ये जो एक्सप्रेस रूट्स हैं वो 500 है यहाँ पर, आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर। सॉर्टिंग सेंटर्स जो हैं, तो सॉर्टिंग सेंटर्स क्या होते हैं कि जहां पर आप काफी जगह से आप उसको जो कार्गोस है उसको लेकर आते हैं, एक जगह पे एक्यूमुलेट करते हैं, वहां पे उसको स्टोर करते हैं। उसके बाद फिर जो लोकेशन वाइज पे, क्योंकि वहां पे ऑटोमेशन काफी हाई एंड ऑटोमेशन होता है वहां पर, तो वहां पर सॉर्टिंग होती है। सॉर्टिंग मतलब कि आप सेग्रीगेट करते हैं कि कौन सा लोकेशन का किस तरीके से आप शॉर्टेस्ट टाइम में, शॉर्टेस्ट रूट में, शॉर्टेस्ट कॉस्ट में
आप कैसे उस आइटम को डिलीवर कर सकते हैं लोकेशन पर, तो वो सॉर्टिंग सेंटर्स होते हैं। तो इनके पास 28 सॉर्टिंग सेंटर्स हैं इंडिया में, जो कि ये फर्दर इंक्रीज भी करना चाहते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर एक्सप्रेस रूट जो है 500 है, कंपनी ब्रांचेस 800 है, और फीडर रूट्स जो है वो 2500 है। तो देखिए यहाँ पे जो बबल्स बना के रखे हुए उन्होंने, ये सारे सॉर्टिंग सेंटर्स हैं। उसके बाद जो स्मॉल बबल्स हैं वो आपके मुझे लगता है कि एक्सप्रेस रूट्स हैं, सॉरी ये वो ब्रांच ऑफिसेस हैं, तो वो ब्रांच ऑफिसेस हैं स्मॉल वाले। तो ये सारे ब्रांच ऑफिसेस से सीधे सॉर्टिंग सेंटर में कार्गो पहुंचता है और फर्दर डिलीवर होता है। तो ये इनका जो है ये जियोग्राफिकल फुटप्रिंट है। उसके बाद आप देखिए स्ट्रेटेजी एंड आउटलुक। तो जो रेवेन्यू ग्रोथ पे जो उनकी स्ट्रेटेजी है वो हाईएस्ट डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस एंड वेल स्प्रेड अक्रॉस इंडस्ट्रियल वर्टिकल्स। तो इनके जो क्लाइंट बेस है वो काफी डाइवर्सिफाइड है। तो जो इम्पैक्ट ऑफ कोविड होना चाहिए, वो इकोनॉमिक स्लोडाउन ड्यू टू कोविड, वो कम होगा इनके ऊपर। फिर कंटिन्यूस एक्सपेंशन इन मेट्रो एंड टीयर 1 सिटीज। अब देखिए ये जो पहले बता रहे थे कि टीयर 2 और टीयर 3 में इनकी काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, बट अब जो एक्सपेंड कर रहे हैं वो टीयर 1 सिटीज में एक्सपेंड कर रहे हैं, अपने न्यू ब्रांच ऑफिसेस खोल रहे हैं यहाँ पर। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर में आप जैसे देख सकते हैं कि उन्होंने प्लान किया हुआ है 400 करोड़ का नेक्स्ट 5 ईयर्स में। तो 5 साल में 400 करोड़ रुपए ये खर्च करने वाले हैं अपने कैपिटल एक्सपेंशन में। तो ये जो कि बहुत ही अच्छी चीज है, इनको काफी अच्छा विजन दिख रहा है कि इनको बिजनेस में काफी दिख रहा है कि पोटेंशियल काफी है इस बिजनेस में, जिसमें से उन्होंने 119 करोड़ ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं लास्ट 3 साल में। तो ये 400 करोड़ तक खर्च करने वाले हैं। वो कहाँ खर्च करने वाले हैं? तो वो सॉर्टिंग सेंटर्स में खर्च करने वाले हैं, ऑटोमेशन में खर्च करने वाले हैं। तो यही की एरियाज है। सॉर्टिंग सेंटर्स आपके हाई एंड टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और ऑटोमेशन आपका परफेक्ट होना चाहिए। फिर टीसीआई एक्सप्रेस ऑफरिंग, तो एक्सपेंडेड वैल्यू एंड ये जनरल चीजें हैं जो B2B क्लाइंट जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए फिर हम नेक्स्ट पर आते हैं। यहाँ पर इसमें जो परफॉर्मेंस है वो इस साल की वो बता रहे हैं, तो वो ठीक है, वो इतना अफेक्ट नहीं करता क्योंकि ये साल बहुत टफ ईयर था स्पेशली लॉजिस्टिक सेक्टर को, क्योंकि जब कंप्लीट लॉकडाउन था तब सिर्फ एसेंशियल प्रोडक्ट्स ही आप डिलीवर कर सकते थे। जो नॉन एसेंशियल्स थे वो तो फिर बाद में उनको परमिशन मिली थी। तो इसमें इनका जो है फ्यूचर आउटलुक आप कह सकते हैं काफी ब्राइट है। इस साल काफी चैलेंजेस थे, उसके बाद भी, इतने चैलेंजेस के बाद भी उन्होंने अपनी जो इनकम है वो 0.9% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज करने में सक्सेसफुल हुए हैं। तो ये मतलब ये दर्शाता है कि कितने अच्छे पोजीशन पे है ये कंपनी। अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो आपको ये काफी अच्छी ग्रोथ इस साल भी देखने मिलने वाली थी। कैपेक्स जो है उन्होंने 32 करोड़ का कर चुके हैं सॉर्टिंग सेंटर्स में, जो इस साल में उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू सॉर्टिंग सेंटर्स कहाँ पे कर रहे हैं? वो गुड़गांव में और पुणे में, ये यहाँ पर ये करने वाले कर रहे थे, उस जो कि अफेक्ट हो गया लॉकडाउन से और ये सब कहना चाहिए कोरोना वायरस से। बट ये जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा बाय फिस्कल ईयर FY21। तो थर्ड क्वार्टर जो बोल रहा है, मतलब ये अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है या हो चुका होगा। फिर 70 न्यू ब्रांचेस वर एडेड ड्यूरिंग FY23। तो इस साल इतने चैलेंजेस के बाद भी उन्होंने 17 न्यू ब्रांचेस ऐड करने में सक्सेसफुल हुए। फिर आप ये जनरल पैरामीटर्स हम फर्दर डिस्कस करेंगे जब हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। अभी तो हम इसके बिजनेस को समझना चाह रहे हैं। कैश फ्लोज भी ये काफी अच्छा मेंटेन कर पाए। आप देखिए यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए और एफिशिएंटली रन करने के लिए। तो FY17 में जो इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन था वो 52 करोड़ था, जो कि बढ़कर 73, फिर 77, फिर 81। तो ये कैश फ्लोज हैं। तो फ्री कैश फ्लो देखिए आप कितना बढ़िया है, और फ्री कैश फ्लो देखिए 14.4, 11.2, 53.2, 40। तो ये कंपनी कभी भी नेगेटिव कैश फ्लो, क्योंकि ये बहुत टफ सेक्टर है, तो ये कभी भी हमेशा इन्होंने ऑपरेशन से अच्छा कैश जनरेट किया है और फ्री कैश भी इस कंपनी में हमेशा बना रहा है। तो ये इससे लिक्विडिटी जो होती है इस कंपनी की वो बहुत अच्छी स्टेट पे हमेशा बनी रही है। तो ये काफी एनकरेजिंग चीज है, और ये इतना टफ सेक्टर में इतने कंपटीशन में है उसके बाद भी ये अपने सारे रेशियोज को बहुत अच्छा मेंटेन कर पा रहे हैं। अभी देखिए जो एक्सप्रेस इंडस्ट्री है उसका एक्चुअली लॉजिस्टिक सेक्टर का आप अगर पूछेंगे कि क्या है जो ओवरव्यू वर्ल्ड अक्रॉस वर्ल्ड और इंडिया में, तो इंडियन जीडीपी जो है $2.7 ट्रिलियन की है। उसमें से लॉजिस्टिक स्पेंड जो है वो $360 बिलियन का होता है हर साल।
फिर रोड ट्रांसपोर्टेशन, उसमें से जो परसेंटेज है वो 210 बिलियन का, तो 360 में से 210 जो है रोड ट्रांसपोर्ट होता है। अनऑर्गेनाइज सेगमेंट जो है वो 95% उसमें से कैटर करता है। टीसीआई एक्सप्रेस का जो है उसमें कंट्रीब्यूशन वो सिर्फ $10 बिलियन का है, और इसका जो मार्केट शेयर है वो सिर्फ 5% है। तो आप देखिए यहाँ से कितना आगे जाने की इसमें पोटेंशियल है। क्यों? क्योंकि जो हाई एंड कस्टमर्स होते हैं, जो रेप्यूटेड कस्टमर्स होते हैं, वो काफी रिलायबल काफी रिलायबल कंपनीज को ही अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको डिलीवर करने के लिए एंगेज करते हैं। तो ये इसका फ्यूचर आउटलुक बहुत अच्छा है। जिस तरीके से इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी आने वाले 4-5 साल में, जो हमारा प्रोडक्शन है, तो उस हिसाब से जैसे जैसे जीडीपी बढ़ती जाएगी, इनका मार्केट शेयर बढ़ता जाएगा, उस तरीके से आप इसके बिजनेस को भी फर्दर ग्रो होते हुए देख सकते हैं फ्यूचर में। फिर देखिए आप, जो इसमें से 60% रोड कंट्रीब्यूशन है, 31 रेल है, 9% वाटर है, और एयर का ऑलमोस्ट बहुत कम इसमें से कंट्रीब्यूशन है, 0.1% का। फिर आप एक चीज और इसमें इंटरेस्टिंग है, जो कि लॉजिस्टिक कितना परसेंटेज है जीडीपी का, तो इंडिया में जो है वो 14% है। ठीक है सर। वहीं पर आप चाइना को देखिए तो 15% है, और यूएस में देखिए तो 8% है। बट जो मार्केट साइज है, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अब इंडिया का जीडीपी सिर्फ 2.7 है, बट ये जो कंट्रीज है चाइना और यूएस, इनकी तो 12 ट्रिलियन, और यूएस की शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज अराउंड 18 to 20 ट्रिलियन। तो ये इनकी इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इसीलिए आप देखिए इनका साइज जो है वो 20,494 बिलियन का है। वहीं पे इंडिया का देखिए तो सिर्फ 2000 है, बल्कि इनका जो शेयर है वो सिर्फ 8% है। तो जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेगी, आपको ये बहुत ही अच्छे पोजीशन पे जाते हुए देखेंगे। फिर इंडियन लॉजिस्टिक इंडस्ट्री जो है, इसमें कुछ रिसेंटली बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव्स हुए हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव्स। ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीजें हुई? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अगर आप देखेंगे तो लॉन्च ऑफ न्यू डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये लॉन्च हुआ। उसके बाद इम्प्रूव्ड रेल एंड पोर्ट कनेक्टिविटी हुई, जो हमको पता है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स भी काफी सारे डेवलप हुए हैं इंडिया में। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के अगर व्यू से आप देखेंगे तो ये सारे डेवलपमेंट हुए हैं। फिर फॉर्मलाइजेशन ऑफ सेक्टर अगर आप देखेंगे तो इसमें जीएसटी एक स्टार्ट हुआ। फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई वे बिल, ये जो नया ई वे बिल लॉन्च हुआ है, इसमें एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है। और ई वॉइसिंग, इलेक्ट्रॉनिक वॉइसिंग जो बोलते हैं, ये भी स्टार्ट हुई है। तो इससे इन सबसे एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है इस सेक्टर में। फिर फॉर्मलाइजेशन हुआ है इस सेक्टर का। फिर ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है वो ऑटोमेशन से, सॉर्टिंग सेंटर से आती है, और जीपीएस इनेबल्ड ट्रैकिंग। तो आपके ये सारी चीजों से ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बढ़ती है। तो ये सारी चीजें थी सर, इनके बिजनेस के बारे में हमने समझा काफी, और किस तरीके से इसका फ्यूचर है, किस तरीके से इंडिया जीडीपी बढ़ने वाली है। तो और भी काफी सारी चीजें हमने इसकी डिस्कस की। तो ये एक्चुअली इनका बिजनेस मॉडल था। काफी अच्छे मैनेजमेंट है, बहुत एग्रेसिव है, बहुत इनको पता है कि डेट को नहीं बढ़ाना है, अपनी बैलेंस शीट को बहुत स्ट्रांग रखना है, और अपने जो कस्टमर्स हैं उनके साथ कैसे डील करना है, किस तरीके से टाइम को और टेक्नोलॉजी को यूज करके आप एक्सप्रेस डिलीवरी को अच्छे से कर सकते हैं। तो ये इनको ये बिजनेस पता है, बिजनेस की पल्स पता है। तो चलिए अब हम इसके फंडामेंटल पैरामीटर्स को भी स्टडी कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे आप देखिए मार्केट कैपिटल जो है वो 3,871 करोड़ का है, जो कि आप इसको स्मॉल कैप कंपनी बोल सकते हैं। फिर पीई देखिए 56.1 का है। 56.1 का क्यों है? क्योंकि रिसेंटली जो 2 क्वार्टर्स थे वो काफी चैलेंजिंग थे। तो आपकी अर्निंग्स जो हैं, जो कि नॉर्मली अगर आप कंट्री को ही बंद कर देंगे तो इसमें कंपनी की प्रॉब्लम नहीं है। ये तो आप मतलब लॉकडाउन में तो आप हर कंपनी का जो है जो अर्निंग्स है वो अफेक्ट हुई थी, खास करके लॉजिस्टिक सेक्टर में वो स्पेशली देखा गया है। तो इसलिए आपका जो प्राइस है वो प्राइस टू अर्निंग आपको हायर साइड में दिख रहा है। जैसे जैसे ईजिंग आउट होता जा रहा है और जो स्ट्रॉन्ग रिकवरी हम देख रहे हैं अभी, तो उससे आपको अगले साल तक की पी बहुत नीचे दिखने वाला है। तो आप इससे घबराइए मत, कभी बिल्कुल भी मत घबराइए। आप इस पी पे भी अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। फिर आरओसीज देखिए आप तो 38.2। अब आप सोच सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग आरओसीज ये मेंटेन कर पा रही है, जो कि इतना टफ सेक्टर है उसमें भी ये बहुत शानदार आरओसीज आरओएस देखिए आप 29.6 पर है। तो ये बहुत शानदार आरओसीज आरओएस अपने कमांड कर पा रही है। डिविडेंड यील्ड देखिए तो 0.4। तो ये एक कंपनी है जो कि कंसिस्टेंटली आपको डिविडेंड देते आई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी। तो ये कंपनी कभी भी ऐसा कोई भी बिजनेस साइकिल में ऐसा नहीं हुआ कि इसने अपना डिविडेंड पे नहीं किया हो। तो 2017 से आप देखिए कंटिन्यूअसली आपको डिविडेंड से रिवॉर्ड करती आई है। तो ये काफी अच्छी चीज है। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। नेग्लिजिबल डेट है इतना टफ सेक्टर में, जो कि कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, उसमें आप डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट 0%
रख रहे हैं, तो जो कि बहुत ही कमांडेबल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 11.8% जो कि बहुत अच्छी है। इक्विटी आप देखिए ऑलमोस्ट बहुत स्मॉल इक्विटी है 7.69 जो कि बहुत अच्छी चीज है। तो देखिए आपने सारे पैरामीटर्स को देखा, एक भी पैरामीटर्स में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही कहीं पर भी। फिर हम आ जाते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट पर। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स पे अगर आप देखेंगे तो जो चैलेंजिंग क्वार्टर्स थे सितंबर में, तो 269 के अगेंस्ट में 213 करोड़ था। नेट प्रॉफिट जो है वो 26 करोड़ से घटकर 23 करोड़ पे आया है। बट अगर आप जून में देखेंगे जो कि कंप्लीट लॉकडाउन का समय था, उसमें 250 करोड़ से सीधे 89 करोड़ पे ये गिर गए थे। और जहां पे 18 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा था, उस वहीं पर आपको सिर्फ 1 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे देखने मिला था। तो आप देखिए कि जून के क्वार्टर से अगर आप सितंबर क्वार्टर को आप अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रिकवरी आपको इस कंपनी में देखते हुए मिल रही है। वहीं पर आप मार्जिन में भी देखिए तो जो जून क्वार्टर में बहुत टफ था, वो अभी इंक्रीज हो गया 15% पे। तो 15% इन्होंने कभी भी कमांड नहीं किया, जो कि आज वो कमांड करते हुए दिख रहे हैं आपको। तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी इन्होंने सितंबर क्वार्टर में दिखाई है। फिर आप देखिए ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये देखिए 750 करोड़ से जो उनकी 2017 से हमारे पास डेटा है, तो वहां से आप देखिए कि आज जो 750 करोड़ से स्टार्ट किए थे वो आज 1032 पे ऑलमोस्ट दिख रहे हैं आपको। और 37 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो है वो ऑलमोस्ट आज जो है 3 गुना बढ़ चुका है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। आप देखिए मार्जिन भी कंटिन्यूसली इंप्रूव होते हुए आपको दिख रहे हैं। वहीं पे शेयर कैपिटल देखिए, बैलेंस शीट पे जाते हैं हम, तो शेयर कैपिटल कांस्टेंट मेंटेन किया हुआ है, रिजर्व्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं आपको, बोरोइंग्स घटती हुई दिख रही है। तो ये यही तरीका है कि बैलेंस शीट को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, वो आपको इस कंपनी में दिख रहा है कि क्लियरली दिख रहा है कि इस तरीके से अपनी कंपनी को स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स पे रखा जाता है। फिर आप देखिए कैश फ्लोज, तो कैश फ्लोज जो है वो काफी, जैसे हमने पहले ही बात किया था कि कैश फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटीज जो होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव रहा है और बहुत ही अच्छे वैल्यू पे रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी सिग्नल है इसके। तो ये कैश हमेशा इस कंपनी में आता रहा है, ऐसा नहीं कि इन्होंने सिर्फ उधारी में काम किया है। ये इनके पास अगर ये अपने सर्विसेज देते हैं तो कैश कंपनी में वापस सब कस्टमर्स के थ्रू आता है। फिर आरओसीज देखिए तो यही बहुत ही की इंडिकेटर है और बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर इस कंपनी का, जो कि 40% 38% इतने हाई लेवल्स पे ये ऑपरेट कर रहे हैं। फिर डाटा डेज देखिए तो रीजनेबल है, 55 डेज, 59 डेज, 60 डेज, तो मतलब इसमें कोई इशू नहीं। फिर हम आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। तो प्रमोटर्स के पास देखिए आप ऑलमोस्ट कंसिस्टेंटली 66% ये मेंटेन कर पाए हैं। थोड़ा सा स्लाइटली इन्होंने इंक्रीज किया है जो कि ठीक है, बट ये काफी अच्छा होल्डिंग है इस कंपनी में, काफी बड़ी होल्डिंग है प्रमोटर्स की इस कंपनी में। एफआईआईज भी ऑलमोस्ट 2 से 3% मेंटेन किए हुए हैं कंटिन्यूसली इस कंपनी में। डीआईआईज को आप देखिए तो वो 9 से 10% कंटिन्यूसली मेंटेन किए हुए हैं। और पब्लिक के पास जो रिमेनिंग 20% है तो वो ऑलमोस्ट पब्लिक के पास मेंटेन है। तो ज्यादा आपको इसमें वेरिएशन नहीं दिखा, पिछले 10 सालों में कोई ज्यादा वेरिएशन आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में नहीं दिख रहा है, तो जो कि ठीक है। हमको इसमें कोई भी इशू नहीं है, कुछ भी डरने की बात नहीं है। तो सर हमने देख लिया, अभी तक हमने इसका बिजनेस मॉडल डिस्कस किया, इसका हमने फंडामेंटल एनालिसिस भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम आ जाते हैं इसके टेक्निकल चार्ट्स पर। तो हम इसका टेक्निकल एनालिसिस भी एक बार जल्दी से कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वीकली चार्ट है। मैं एक बार हमेशा की तरह मंथली चार्ट से स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो हमने इसका मंथली चार्ट खोल लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये आपको इस चार्ट को अगर आप देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट है। अनडाउटेडली इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट है। कहीं पर भी आपको किसी भी लेवल पे बड़े बड़े करेक्शंस आए मार्केट में, बट इस चार्ट में आपको कहीं पर भी कोई भी थकावट नजर नहीं आ रही है। तो अगर मैं इस चार्ट में आपसे अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये देखिए एक फॉरवर्ड स्लोपिंग चैनल में ये कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो कभी भी इसमें मेजर ब्रेकडाउन हमें इस चार्ट में देखने नहीं मिला है, जो कि आप बोल सकते हैं कि सिग्निफिकेंट ब्रेकडाउन है। तो इस तरीके से हमको देखने नहीं मिला है। मार्केट साइकिल्स में हमने देखा कि रिसेंटली बहुत बड़े स्टीप करेक्शंस भी आए, जिसमें कि ये कंपनी भी इसने कभी इस चैनल को ब्रेक किया, बट फिर भी आप कह सकते हैं कि उतनी ही स्ट्रॉन्ग, जब भी इसने थोड़ा सा भी करेक्शन या पुल बैक शो किया है, उतना ही स्ट्रॉन्ग उसका रिकवरी आपको देखने मिली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी ने पुल बैक किया इस चैनल को टच करके, उसके बाद फिर देखिए आप फिर उतना ही स्ट्रॉन्ग पुल बैक था, यहाँ पे रिकवरी हुई, उसके बाद फिर से यहाँ पे
यहाँ पे पुल बैक हुआ, फिर से बढ़िया रिकवरी देखने मिली। तो ये इस कंपनी का फीचर है, इस कंपनी के स्टॉक्स की डिमांड हमेशा मेंटेन रही है, तो जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। वहीं पर आप देख सकते हैं कि अगर हम इसके वीकली चार्ट्स पे आ जाएं जल्दी से, तो वीकली चार्ट्स में भी आपको सेम चीज़ थोड़े से बेटर व्यू में आपको दिखेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कि ये एक चैनल में ये एक चैनल में लार्जली इस चैनल को ये रिस्पेक्ट करते हुए ट्रेड हुआ है। ये काउंटर बीच में जब मार्केट वॉलेटिलिटी थी तो उसने इस चैनल को ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश की, पर फिर से जैसे कि कह सकते हैं हम कि काफी स्ट्रॉन्ग करेक्शन हमको देखने मिला मार्च के मंथ में, जिसमें इसमें भी काफी स्टीप करेक्शन आया, बट उतनी ही स्टीप रिकवरी भी आपको देखने मिल रही है। तो फिर से ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमको इकोनॉमी में दिख रहा है, तो इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा कि ये इसको ब्रेक करके कंटिन्यूसली एक नए ट्रेंड में चले जाए, और ये आपका एक तरह से काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाए ये चैनल। तो ये भी इसकी भी काफी बड़ी पॉसिबिलिटी है। जैसे कि मैं सुन रहा हूँ, जैसे कि मैंने थोड़ा सा एनालिसिस भी किया, इस कंपनी के काफी मतलब जो इनके जो प्रमोटर्स बता रहे हैं कि अभी जो रिकवरी है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, और आपको आने वाले साल में काफी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स इस कंपनी के थ्रू देखने को मिल सकती है। तो चार्ट भी वही इंडिकेट कर रहे हैं, और अर्निंग्स भी काफी स्ट्रॉन्ग मिलने वाली है। तो मुझे काफी एनकरेजिंग दिख रही है कंपनी, और मुझे काफी इंटरेस्टिंग दिख रही है। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप स्लोली इस कंपनी में एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए ये 10 डेज के मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेते हुए आपको आगे जाते हुए दिखेगी, तो आप स्लोली इसको एक्यूमुलेट करिए। काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए है। अभी देखिए सिर्फ 3000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। इतनी हाई क्वालिटी की कंपनी इस सेक्टर में, जो कि बहुत टफ सेक्टर हमने डिस्कस किया, उसमें अगर आपको इतने अच्छे रिटर्न रेशियोज, जीरो डेट की बैलेंस शीट मेंटेन कर रहे हैं, हाई प्रॉफिट मार्जिन है, आरओसीज बहुत अच्छे हैं, कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग कंपनी है, मैनेजमेंट काफी स्ट्रांग है, तो बहुत सारे एक नहीं काफी सारे इनके की इंडिकेटर्स हैं इस कंपनी में। तो आपको ऐसी कंपनियों में इंटरेस्ट लेना चाहिए, और धीरे धीरे इसमें एक्यूमुलेशन जरूर करना चाहिए। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा आपको। बाकी आप यहाँ से अपनी एनालिसिस को स्टार्ट कर सकते हैं फर्दर, और अगर आपको पसंद आता है तो आप इन्वेस्टमेंट भी इसमें कर सकते हैं। तो चलिए सर, ये यहीं पर मैं अपना वीडियो को एंड करूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं कोई स्टॉक को हम डिस्कस करें तो वो भी बताइए, हम उस पर जरूर ध्यान देंगे, उस पर हम वीडियो भी बनाएंगे, और मैं आपको रिप्लाई भी जरूर करूंगा। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि जो भी नया वीडियो मैं पोस्ट करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिलता रहेगा सर। चलिए, और लाइक का बटन भी जरूर दबाइएगा। ओके सर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।